गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लागत की विभिन्न अवधारणाओं की चर्चा करेंगे। उत्पादन की लागत अवधारणा कीमत सिद्धांत को समझने का आधार है। फर्म की जो लागत है वो उसकी पूर्ति को निर्धारित करती है और लागत फलन वस्तु की उत्पादन लागत और उत्पादन की मात्रा के संबंध को अभिव्यक्त करता है। लागत फलन के दो मुख्य आधार हैं, एक है लागत उत्पादन संबंध या उत्पादन फलन और दूसरा है उत्पादन के साधन हैं उनकी कीमतें। अब जो लागत संबंधी विचार है, ये जो शब्द है इसका प्रयोग आर्थिक जो विषय हैं उनके विश्लेषण में भिन्न भिन्न रहा है, तो हम जो लागतें हैं उनके संदर्भ में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मुद्रा लागत। किसी वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को हम मौद्रिक लागत या मुद्रा लागत कहते हैं। अर्थात उत्पादन करने के लिए जितना द्रव्य, मुद्रा, कच्चे माल, श्रम, ब्याज या उत्पादन प्रक्रिया में जो काम आने वाली सारी वस्तुओं का जो मुद्रा द्वारा मापदंड होता है उनको हम मुद्रा लागतों के अंतर्गत शामिल करते हैं। और जो मुद्रा लागतें हैं वो दो प्रकार की हैं। उनमें जैसे पहली है स्पष्ट लागतें। इसमें वे सब लागतें आती है जो उत्पादक द्वारा उत्पादन के अनेक साधनों को एकत्रित करने में व्यय की जाती है, या जो उत्पादक है वो उत्पादन के साधन के जो स्वामी हैं उनको जो भुगतान के रूप में देता है, उन्हें हम स्पष्ट लागतें कहते हैं। जैसे कच्चे माल पर व्यय, भूमि एवं भवन का किराया, मूल्यह्रास, पूंजी का ब्याज, श्रम की मजदूरी, ईंधन, परिवहन लागत, बीमा खर्च, ये सब जो हैं ये सब स्पष्ट लागतों के अंतर्गत शामिल होती हैं। अस्पष्ट या सन्निहित लागतों का तात्पर्य है कि इसमें वे सब व्यय शामिल होते हैं जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना पड़ता, किसी अन्य को वह भुगतान नहीं करता है। अपने स्वयं के साधनों के बदले में वह फर्म से लेना चाहता है, जिसे उत्पादक द्वारा स्वयं दी गई सेवा की मजदूरी, स्वयं की पूंजी पर ब्याज, अपनी स्वयं की संपत्ति का मूल्यह्रास, स्वयं का वेतन, उत्पादन में प्रयुक्त स्वयं की बिल्डिंग का किराया आदि ये सब सन्निहित लागतों में शामिल होते हैं। इसके साथ ही सन्निहित लागतों में या जो अस्पष्ट लागतें हैं उनमें प्रबंध एवं संगठन की प्रदान की जाने वाली सेवाओं के ऊपर, अर्थात साहसी यदि कोई स्वयं कार्य करता है तो वो सब चुकाने के बाद में जो उन सब के ऊपर जो प्राप्त होने वाला लाभ है वो सामान्य लाभ भी उसमें शामिल रहता है। अर्थात जो मौद्रिक लागत है, जो द्रव्य लागतें हैं उनमें स्पष्ट लागतें, सन्निहित लागतें और सामान्य लाभ ये सब शामिल होते हैं। दूसरी लागत से संबंधित अवधारणा है वास्तविक लागत। वास्तविक लागत उत्पत्ति के साधनों को उत्पत्ति कार्य में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने के कारण जो कुछ त्याग, परिश्रम या प्रतीक्षा करनी पड़ती है उन सब का योग ही वास्तविक लागत है। अर्थात उन सब कष्ट, त्याग, प्रयास की कुल मात्रा से है जो किसी बिंदु विशेष के उत्पादन के, वस्तु विशेष के उत्पादन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इसे सामाजिक लागत भी कहा जाता है, क्योंकि उत्पादन में समाज को जो त्याग और कष्ट उठाना पड़ता है वही उस उत्पादन की वास्तविक लागत है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार एक वस्तु के उत्पादन में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किया गया प्रयत्न एवं त्याग ही उत्पादन की वास्तविक लागत है। अर्थात उत्पादन के जो साधन हैं
उनको प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते समय जो त्याग और परिश्रम और जो प्रयास करना पड़ता है और जो कष्ट उठाना पड़ता है, उसे हम वास्तविक लागत के अंतर्गत शामिल करते हैं। अर्थात जो वास्तविक लागत है वो कभी भी उत्पादन के मुद्रा खर्चों के बराबर नहीं होती है। और ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसे हम माप तो नहीं सकते। जैसे धुआं फैलने से जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाला जो बुरा प्रभाव है, प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, परिवहन से जो होने वाली असुविधाएं हैं, वो सब सामाजिक लागतों के अंतर्गत शामिल होती है। फिर है एक महत्वपूर्ण अवधारणा अवसर लागत। अर्थशास्त्र में अवसर लागत को वैकल्पिक लागत या हस्तांतरण आय भी कहते हैं। अवसर लागत किसी वस्तु की वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति के साधनों द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। अर्थात हम यूँ कहें कि एक उत्पादन के साधन को किसी वैकल्पिक प्रयोग से जो आय प्राप्त होती है उसको हम अवसर लागत कहते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार कि उत्पादन के वह कीमत जो किसी साधन की एक इकाई को किसी उद्योग विशेष में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वह हस्तांतरण आय कहलाती है। जैसे हम ये कहें कि एक जो श्रमिक है उसको ए मिल में तो 500 रुपये मिलते हैं, जबकि उसे बी मिल में 800 रुपये मिल सकते हैं, तो जो 800 रुपये है वो उसकी अवसर लागत होगी। अर्थात वह अधिकतम राशि है यह जिसे कोई उत्पादन का साधन किसी अन्य क्षेत्र में प्राप्त कर सकता है। ये जो अवसर लागत है वो मौद्रिक आय या मौद्रिक लागत होती है। इसके साथ ही ये उत्पादन साधनों के मूल्य निर्धारण में भी सहायक है और इसके अंतर्गत स्पष्ट और सन्निहित या अस्पष्ट लागतें भी शामिल रहती है। अब हम देखें कि जो हमारी अल्पकालीन लागतें हैं, अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। अर्थात कीमत सिद्धांत के अंतर्गत अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसीलिए अल्पकाल में एक फर्म की लागत को हम दो भागों में अर्थात मुख्य रूप से स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में बांट सकते हैं। तो जो कीमत सिद्धांत है उसके अंतर्गत सामान्यतः दो प्रकार की लागतें, एक तो है अल्पकालीन और दूसरी है दीर्घकालीन। तो आज हम इस चर्चा में हम अल्पकालीन लागतों के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। तो जो अल्पकालीन लागतें हैं वो उनको हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक तो है कुल लागत, तो उसमें कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। जो स्थिर लागत है उसको पूरक लागत और जो परिवर्तनशील लागत है उसको प्रमुख लागत भी कहा जाता है। अब है कि जो स्थिर लागत है वो क्या है। उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन करते समय उत्पादक को कुछ ऐसा जो व्यय है वो वहन करना पड़ता है जो उत्पादन के किसी भी स्तर पर समान रहता है। इतना कि यदि उत्पादक जो है वो उत्पादन को बंद कर दे तो भी उसे ये लागतें वहन करनी ही पड़ती है। अर्थात चाहे वह उत्पादन करे या न करे, व्यवसाय को उस उद्योग में बनाए रखने में जो खर्च होता है वह स्थिर लागत कहलाता है। जैसे संयंत्र या मशीन को खरीदने के लिए ली गई पूंजी पर ब्याज, लाइसेंस शुल्क, प्रबंधकों एवं अधिकारियों का वेतन, ये सब स्थिर लागतों के अंतर्गत आता है। उत्पादन बंद करने का निर्णय ले तो भी उसे इन लागतों को सहन करना पड़ेगा। अर्थात जो स्थिर या जो स्थायी लागतें उनको सामान्य लागतें, पूरक लागतें भी कहते हैं, क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से इन लागतों पर निर्भर
नहीं करती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि उत्पादन का स्तर जितना बड़ा होगा, जो प्रति इकाई लागत है, प्रति इकाई स्थिर लागत है, जिसको हम AFC भी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे देखते हैं, तो वो जो AFC है, उत्पादन का स्तर जो जो बढ़ता जाएगा वो उतनी ही कम होती जाएगी। फिर है परिवर्तनशील लागतें। परिवर्तनशील लागतें जो है वो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती रहती है। इनको प्रमुख या प्रत्यक्ष लागतें भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो उत्पादक है या जो फर्म है उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से इन लागतों पर निर्भर करती है, या ये प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन स्तर पर निर्भर करती है। अर्थात जैसे कच्चा माल, उत्पादन में संलग्न श्रमिक की मजदूरी, ईंधन का प्रबंध आदि, ये सब जो हैं, इन सब पर जो व्यय होता है वो ये जितने भी जो साधन हैं, जो इनपुट्स हैं, इन पर जो व्यय किया जाएगा वो उत्पादन की मात्रा में कमी या वृद्धि के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है। इसलिए अगर उत्पादन कम होता है तो ये परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती है, और उत्पादन की मात्रा यदि बढ़ेगी तो परिवर्तनशील लागतों में भी वृद्धि होती है। यदि क्योंकि जो साधन हम बढ़ाएंगे तो फिर हमारी लागत में भी वृद्धि होगी। यदि उत्पादक अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देता है तो ये लागतें भी शून्य हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कुल स्थिर लागत क्या है। कुल स्थिर लागत अर्थात स्थिर आगतों या जो स्थिर इनपुट्स हैं उन पर किया जाने वाला कुल व्यय कुल स्थिर लागत कहलाता है, अर्थात TFC कहलाता है। कुल स्थिर लागत उत्पादन के स्तर से प्रभावित हुए बिना स्थिर रहती है, अर्थात ये उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर स्थिर या समान रहती है, यहाँ तक कि जो फर्म है वो उत्पादन बंद कर दे या उत्पादक है वो उत्पादन चालू ना रखे तो भी कुल स्थिर लागत अपरिवर्तित रहती है। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख रहे हैं कि जो हमारी स्थिर लागत है वह एक एक्स एक्सिस के समानांतर, अर्थात चाहे उत्पादन घट रहा है चाहे उत्पादन बढ़ रहा है, हमारी जो कुल स्थिर लागत है वो 240 रुपये के स्तर पर स्थिर है। जैसा कि हम आगे टेबल में देख रहे हैं कि हमारी जो कुल स्थिर लागत है, उत्पादन चाहे बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, हमारी कुल स्थिर लागत 240 रुपये ही है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी परिवर्तनशील लागत है कि फर्म जब उत्पादन में वृद्धि करती है तो फर्म की कुल परिवर्तनशील लागत में भी वृद्धि होती जाती है। यदि फर्म उत्पादन को बंद कर देती है तो परिवर्तनशील लागत भी शून्य हो जाती। अर्थात परिवर्तनशील लागत जो है उसकी एक विशेषता है कि प्रारंभ में यह तेज़ी से बढ़ती है, फिर इसके बढ़ने की दर कम हो जाती है और अंत में यह पुनः तेज़ी से बढ़ने लगती है, क्योंकि जो लागतें हैं वो, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जो हमारे जो नियम हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, कि यदि प्रारंभ में उत्पादन तेज गति से बढ़ता है तो हमारी लागतें तेज गति से हमारी जो लागतें हैं उनमें ज़्यादा तेज गति से वृद्धि नहीं होती, अर्थात जो हमारे उत्पत्ति के नियम है उनके आधार पर इन लागतों में वृद्धि या कमी होती है। जैसा कि हम इस रेखा टेबल में देख रहे हैं कि जो जो उत्पादन बढ़ता जा रहा है हमारी कुल परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती जा रही है। अर्थात यदि उत्पादन शून्य है तो लागत पर TVC भी शून्य है। यदि हमारा उत्पादन 1 इकाई होता है तो हमारी TVC 120 रुपये है। यदि हमारा उत्पादन अर्थात 1 इकाई हम और बढ़ा दें तो हमारी जो परिवर्तनशील लागत है वो 160 रुपये हो जाती है। इसका तात्पर्य कि जो जो उत्पादन में वृद्धि होगी हमारी TFC में भी वृद्धि होती जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो हमारी कुल लागत है, अर्थात जैसा जो कुल लागत है वो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत इन दोनों का योग होती है। जैसा कि हम इस टेबल में भी देख पा रहे हैं कि जो कुल स्थिर लागत है, कुल परिवर्तनशील लागत है, इन दोनों का योग जो है वो कुल लागत है।
अर्थात वस्तु के कुल उत्पादन में जो कुछ व्यय होता है उसे हम कुल लागत कहते हैं। हमारी TFC जो रेखा है वो एक्स एक्सिस के समानांतर है, अर्थात उत्पादन का स्तर कुछ भी हो, उत्पादन बढ़े या घटे, हमारी जो स्थायी लागतें हैं वो तो समान रहती है, अर्थात TFC जो है वो स्थिर रहती है। तो जो कुल लागत है वो उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर TFC एवं TVC के योग को बताएगी। यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो TVC जो कर्व है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ वक्र है, जैसा कि हमने पीछे वाले रेखा चित्र में भी देखा है। ये वक्र जो है ये कुल लागत के समानांतर है और दोनों जो कर्व हैं TC और TVC के बीच का जो अंतर है वो TFC को बताता है। जो हमारी TFC रेखा है वो तो उत्पादन की मात्रा में कमी या वृद्धि होने के बावजूद भी एक पड़ी हुई रेखा के रूप में है, लेकिन जो हमारी परिवर्तनशील लागत रेखा है तो यदि उत्पादन शून्य है तो लागत भी शून्य है और ये उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती। जो हमारी कुल लागत रेखा है TC रेखा वो स्थायी लागतों और परिवर्तनशील लागतों का योग है, अर्थात अतः जो हमारी जो कुल लागत रेखा है वो M बिंदु से चालू होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी स्थायी लागत रेखा जो है वो TFC जो है वो एक पड़ी हुई रेखा के रूप में। अब आता है हमारा औसत लागतें क्या है। वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय अर्थात उत्पादक को केवल कुल लागत को ज्ञात करना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसके लिए ये भी जानना जरूरी है कि जो प्रति इकाई लागत है वो क्या है। इसलिए AFC, AVC और AC की अवधारणा को समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं औसत स्थिर लागत क्या है। औसत स्थिर लागत का तात्पर्य है कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर भी जो स्थिर लागत है वो अल्पकाल में स्थिर रहती है। यदि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो वृद्धि होने पर जो AFC है वो क्रमशः घटती जाती है और AFC कर्व जो है वो एक आयताकार अति परवलय होता है, क्योंकि AFC को उत्पादन की मात्रा से गुणा करने पर सदैव एक ही स्थिर मूल्य ही हमें प्राप्त होता है जो TFC के बराबर मूल्य प्राप्त होता है जो TFC के बराबर होता है। और ये जो कर्व है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता होता है पर कभी भी शून्य नहीं होता और किसी भी अक्षस को स्पर्श नहीं करता, जैसा कि हम इस रेखा चित्र में हम ये देख रहे हैं कि जो AFC कर्व है वो नीचे की ओर गिरता हुआ है लेकिन किसी भी एक्सिस को स्पर्श नहीं करता है। हम इस टेबल के माध्यम से भी देखते हैं कि जो औसत स्थिर लागत है वो उसमें कुल स्थिर लागत में यदि हम परिवर्तनशील कुल स्थिर लागत में यदि हम मात्रा का भाग दे दें तो हमें औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाती है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जो हम उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी जो AFC जो है अर्थात औसत स्थिर जो लागत है वो निरंतर गिरती जा रही है। अब हम देखते हैं औसत परिवर्तनशील लागत। जो उत्पादन शून्य से ऊपर की ओर बढ़ता जाता है अर्थात जो अनुकूलतम संयोग है अर्थात या सामान्य क्षमता वहाँ तक बढ़ता है, फिर अविभाज्य साधनों पर परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग करने पर फर्म को आंतरिक और बाह्य मितव्यताएं प्राप्त होती है तो एक निश्चित बिंदु तक AVC घटती जाती है। अभी हम इस घटती जाती है अर्थात हम इस टेबल में देखें कि जो AVC है वो 4 इकाई तक तो वह कम होती जा रही है जो उत्पादन बढ़ रहा है त्यों और इस रेखा चित्र में भी वह प्रारंभ में अर्थात 4 इकाई तक घटती जाती है। तो एक निश्चित बिंदु तक तो AVC घटती जाती है, पर जब फर्म अपने उसके अनुकूलतम संयोग से भी अधिक या फिर AVC का न्यूनतम बिंदु से प्राप्त हो जाए उसके बाद भी यदि वह उत्पादन बढ़ाती है तो AVC तेजी से बढ़ती है, क्योंकि हमारी जो अमितव्यताएं हैं वो हमें प्राप्त होने लगती है।
इसीलिए एबीसी का जो आकार है वो यू आकार का होता है, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं। इस टेबल में भी हम देखते हैं कि 4 इकाई तक तो हमारी टीवीसी गिरती है, उसके बाद में टीवीसी बढ़ना एबीसी बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। देखते हैं कि कुल औसत लागत नहीं, टोटल एवरेज कॉस्ट क्या है, AC इक्वल टू TC अपॉन क्वांटिटी। इसका तात्पर्य है कि आर्थिक क्रिया के क्षेत्र में प्रारंभ में तो ऐसी बढ़ती है क्योंकि कुछ साधन हमारे पास अविभाज्य होते हैं, और बाद में उत्पादन में विस्तार के कारण धीरे धीरे अविभाज्य साधनों का पूरी तरह से प्रयोग किया जाता है और साधनों में अनुकूल अनुपात स्थापित हो जाता है, तो हमारी औसत लागत यहाँ पे न्यूनतम हो जाती। यदि इस बिंदु के आगे भी हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करें और करके यदि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होने के कारण कुल औसत लागत में वृद्धि हो जाएगी। जैसा कि हम इस टेबल में भी देख सकते हैं कि हमारी जो औसत लागत है, कुल औसत लागत वो हमारी 5 इकाई तक तो हमारी औसत लागत में कमी हुई है, लेकिन 6ठी इकाई पर हमारी औसत लागत बढ़ने लग गई है। तो हम इस रेखा चित्र के माध्यम से भी इस बात को समझ सकते हैं कि जब एबीसी और एएफसी दोनों नीचे की ओर जा रहे हैं, तो एसी वक्र भी हमारा नीचे की ओर ढालू है। आर बिंदु पर जो है वो एबीसी का न्यूनतम बिंदु है। इसके बाद हमारी एबीसी बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, लेकिन एएफसी में कमी होने के कारण एएफसी में जो कमी हो रही है वो एबीसी में होने वाली वृद्धि के लिए आवश्यक क्षतिपूर्ति, अर्थात एएफसी में जो कमी है वो एबीसी में वृद्धि की तुलना में कम है। एएफसी में होने वाली जो कमी है वो एबीसी में होने वाली वृद्धि की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए एसी कर्व जो है वो नीचे की ओर ढालू है। यहाँ पर हम यहाँ देखें कि जो एबीसी पर जो स्थित टी बिंदु है, इस बिंदु पर एबीसी के बढ़ने की दर उत्पादन के स्तर पर एएफसी के घटने की दर के समान है, इसलिए जो एसी है वो अपने न्यूनतम बिंदु पर हो गई। इस बिंदु के बाद जैसे जैसे उत्पादन के स्तर में वृद्धि होती है, एएफसी के घटने की दर से कहीं ज़्यादा एबीसी तेज गति से बढ़ती है, इसलिए जो एसी कर्व है वो भी ऊपर की ओर बढ़ने लग गया है। अर्थात जो हमारी लागतें हैं उनके बीच में इस प्रकार का संबंध पाया जाता है। अब आता है हमारा सीमांत लागत। सीमांत लागत वह लागत है जो एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करने में कुल लागत में वृद्धि से ज्ञात की जाती। अर्थात उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में होने वाली वृद्धि सीमांत लागत है। सीमांत लागत वक्र प्रारंभ में तो नीचे की ओर ढालू होता है, जैसा हम इसमें देख रहे हैं। उसके बाद उस बिंदु पर जहाँ पर सीमांत लागत न्यूनतम होती है, ये ऊपर की ओर, उस बिंदु के बाद से ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि जो हमारे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, जैसा कि पहले भी बताया कि उत्पादन के निम्न स्तर पर परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि से सीमांत उत्पादन बढ़ता है और उसके बाद उत्पादन में विस्तार के साथ में घटती है, इसलिए सीमांत लागत पहले तो गिरती है और उसके बाद में वह बढ़ती है। हम इस रेखाचित्र और टेबल से स्पष्ट कर सकते हैं कि सीमांत लागत अपने न्यूनतम बिंदु पर औसत लागत और परिवर्तनशील लागत के अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने से पहले ही पहुंच जाती। अर्थात इसका न्यूनतम बिंदु बहुत नीचा है। जो एसी कुल औसत लागत, कुल परिवर्तनशील लागत
कि निम्नतम बिंदु पर पहुंचने से पहले ही सीमांत लागत अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंच गई। और उसके बाद जब सीमांत लागत बढ़ती है तो ये ABC और AC को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है, अर्थात MC AC के नीचे है तो AC घट रही है, और यदि MC AC के ATC के ऊपर है तो औसत लागत बढ़ती है और सीमांत लागत औसत लागत को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। हम इस टेबल में भी ये देखते हैं कि जो हमारी सीमांत लागत है वो 3 इकाइयों तक तो कम हो रही है और उसके बाद में वह तेज गति से बढ़ना प्रारंभ कर देती है। इसके बाद हम दीर्घकालीन लागतों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।